Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, Waqar Arshad here, your biology teacher. I hope you all will be fine, healthy and busy in your preparation. My dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस सेशन के अंदर टेस्ट को जो कि फोर्थ क्वार्टर से ताल्लुक रखता है। 9th क्लास का फोर्थ क्वार्टर का जो टेस्ट है उसका सिलेबस चैप्टर 8 एंड 9 है। आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कशन का आगाज करते हैं फर्स्ट पोर्शन से। ऑब्जेक्टिव टाइप में 12 एमसीक्यूज में जो पहला एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड क्विक यूजेबल एनर्जी फॉर द बॉडी? वो कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जो हमारे जिस्म को फौरन दस्तयाब हो जाता है, हमारे जिस्म की एनर्जी की जरूरत को फौरन पूरा कर देता है? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या नहीं पाया जाता? सवाल चैप्टर 8 से स्टमक से लिया गया है। आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन, HCl, म्यूकस। दुरुस्त जवाब है ए ऑप्शन, आप टिक करेंगे ट्रिप्सिन पे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला केमिकल है। क्वेश्चन नंबर 3, which mineral is essential for the development and maintenance of bone and teeth? वो कौन सा मिनरल है जो हड्डियों और दांतों की नशोनुमा में मदद देता है? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। पोटाशियम, सोडियम, आयोडीन, कैल्शियम। आप टिक करेंगे डी ऑप्शन पे, कैल्शियम दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर नॉट फैट सोलेबल विटामिन। दी गई ऑप्शंस में बताइए कौन सा फैट सोलेबल विटामिन नहीं है। आइए देखते हैं। ए एंड डी, E and K, B and C, D and E। यहां पर दुरुस्त जवाब है विटामिन B और C ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन। दी गई 4 ऑप्शंस में बताइए डाइजेशन की प्रोडक्ट कौन सी नहीं है। आइए तलाश करते हैं। सिंपल शुगर, पॉलीसैकेराइड, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आप टिक करेंगे पॉलीसैकेराइड पे। क्वेश्चन नंबर 6, इन एडल्ट ह्यूमन द लेंथ ऑफ एसोफेगस इज अबाउट। एसोफेगस क्या है? हमारी खुराक की नाली का हिस्सा है। इसकी लेंथ कितनी है? आइए ऑप्शंस में तलाश करते हैं। 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर या 25 फीट। आप टिक करेंगे ए ऑप्शन पे, 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉर्टेक्स इज बाउंडेड ऑन द आउटसाइड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ। कॉर्टेक्स के बाहर एक लेयर होती है सेल की, वो क्या कहलाती है? आइए देखते हैं। पेरिसाइकिल, एपिडर्मल सेल, एंडोडर्मिस या रूट हेयर। आपने टिक करना है बी ऑप्शन पे। सवाल चैप्टर 9 से लिया गया है, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है और हमने रूट का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टडी किया था, वहां से ये सवाल लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू। ट्रांसपिरेशन किसके जरिए से होती है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिसेल, ऑल ऑफ दीज। तीन ऑप्शंस दुरुस्त हैं, आप ऑल ऑफ दीज यानी डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन मोस्ट प्लांट्स द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ। ज्यादातर पौधों में खुराक की नकलो हरकत होती है किस शक्ल में? आइए ऑप्शंस में देखते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च या प्रोटीन। आप टिक करेंगे बी ऑप्शन पे, सुक्रोज दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। इंसानी खून की जो नॉर्मल पीएच है वो कितनी है? आइए देखते हैं ऑप्शंस में। 6.4, 7.4, 8.4 या 9.4। यहां पर बी ऑप्शन दुरुस्त जवाब है, 7.4 नॉर्मल ब्लड पीएच है। आप टिक करेंगे 7.4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेड ब्लड सेल। इंसानी खून के खुलियों में एक किस्म वो है जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। बताइए चारों ऑप्शंस में से दुरुस्त कौन सी है रेड ब्लड सेल से मुतल्लिक? आगे देखते हैं। हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, आर कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, आर मल्टी न्यूक्लिएट्स। चार ऑप्शंस को एनालाइज करें तो ए ऑप्शन दुरुस्त जवाब है। इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, 120 दिन होता है, 4 माह तक जिंदा रहते हैं, इसके बाद खत्म हो जाते हैं। इनकी जगह नए आरबीसीज बनते रहते हैं। आपने ए ऑप्शन पे टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 12, इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन द वेट ऑफ हार्ट इज। सवाल आखिरी चैप्टर ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से लिया गया है। सवाल पूछा गया है साइड बॉक्स में से, इंसानी दिल का वजन कितना है?
आइए ऑप्शंस में दुरुस्त जवाब को तलाश करते हैं। 200 to 250 ग्राम, 150 to 200 ग्राम, 250 to 350 ग्राम, 100 to 200 ग्राम। अब टिक करेंगे सी ऑप्शन पे। 250 से 350 ग्राम इंसानी दिल का औसत वजन है। आपने इसको दुरुस्त जवाब के तौर पर सेलेक्ट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक एमसीक्यूज थे। ये 12 एमसीक्यूज 15 मिनट में आपने हल करने होते हैं। आपने एक दफा दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना होता है। आपने बबल्स को अच्छे तरीके से फिल करना होता है। उसके अंदर कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। मार्कर से फिल करना होता है। ये तमाम चीजें आपने जहन में रखनी है। आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का है। सब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, सब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको 1 घंटा और 45 मिनट का वक्त दिया जाता है और उसमें आपने 2 तरह के सवालात हल करने हैं। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवालात, नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन यानी तफसीली सवालात। मुख्तसर सवालात के हवाले से आपका बोर्ड पैटर्न जो बनाया गया है उसके मुताबिक 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में आपने 5 सवालात को हल करना होता है। जबकि लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपने कोई से 2 सवालात को हल करना होता है मुकम्मल तौर पे उसके सब पार्ट्स के साथ। आइए शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चन में जो सबसे पहला सवाल है और उसका पहला पार्ट, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सवाल चैप्टर 8 से लिया गया है। फैटी एसिड लिपिड वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। ये दरअसल बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड का। इसकी 2 किस्में हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आपने दोनों की हेडिंग्स देनी है और दोनों के फर्क को वाज़ेह करना है। आप दोनों की एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। अगर कोलेस्ट्रॉल जिस्म में ज्यादा हो जाए तो उसके क्या असरात वाक़या होते हैं। आइए इसका जवाब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉज पूछा गया है और उसके बाद इफेक्ट्स। तो आपने 2 हेडिंग्स देनी है, कॉजेस और इफेक्ट्स। कॉजेस में आप लिखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह इफेक्ट्स में आप लिख सकते हैं इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से आर्टरीज में क्लॉजिंग हो सकती है, ब्लॉकेज आ सकती है, खून जो है वो क्लॉट में तब्दील हो जाता है, खून जम जाता है, नतीजे के तौर पे हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसी तरह से तीसरा सवाल, व्हाट आर मिनरल्स। सादा सा सवाल चैप्टर 8 से लिया गया है, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। मिनरल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनरल क्या होते हैं? मिनरल हमारी खुराक का अहम जुज है। इट इज अ पार्ट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ आवर डाइट। हमारी खुराक का ये एक अहम हिस्सा है और ये हमारे जिस्म की बुनियादी सेहत में उसको बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। मिनरल और उसकी एग्जाम्पल आप 2 हेडिंग के साथ इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। मिनरल में आप लिख सकते हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि जमीन से अखज़ किए जाते हैं, कशीद किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। और सोर्सेज में आप लिख सकते हैं ये ज़्यादातर हम जानवरों और पौधों को जब खुराक बनाते हैं उनके जरिए हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। हमारा जिस्म इनको नहीं बना सकता, बल्कि ये मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी से पौधे लेते हैं, पौधों को जानवर खाते हैं, पौधे और जानवर दोनों हमारी खुराक बनते हैं। वहां से ये हमारी खुराक के जरिए हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर विटामिन। विटामिन क्या है? सवाल चैप्टर नंबर 8 ही से लिया गया है जो कि न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। आप 2 हेडिंग्स दे सकते हैं, विटामिन और टाइप्स। विटामिन में आप लिख सकते हैं ये ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो जिस्म को कम मिकदार में दरकार हैं लेकिन बुनियादी सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी टाइप्स में आप लिख सकते हैं फैट सोलेबल और वाटर सोलेबल। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ट्रांसपायरेशन, हाउ डज इट टेक प्लेस। ट्रांसपायरेशन के बारे में पूछा गया है, बताइए इसकी डेफिनेशन और कैसे वाक़या होती है। अब डेफिनेशन लिखेंगे ट्रांसपायरेशन की हेडिंग के साथ। अब लिखेंगे पौधों के पत्तों से पानी का बुखारात की सूरत में खारिज हो जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। इसी तरह अक्रेस में आप लिखेंगे स्टोमेटा के जरिए, लीफ एपिडर्मिस के जरिए और स्पेशल ओपनिंग्स जिन्हें हम लेंटिसल कहते हैं उनके जरिए ट्रांसपायरेशन होती है। पौधे के अंदर से पानी का बुखारात की सूरत में इखराज वाक़या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी की डेफिनेशन। सवाल चैप्टर नंबर 9 यानी आखिरी चैप्टर से लिया गया है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्या है? ये एक फिनोमेना है, ये एक थ्योरी है जो हमें बताती है पौधे के अंदर पानी की नकलो हरकत कैसे होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं
पौधे के अंदर जब पानी की नकलो हरकत होती है वो जाइलम के जरिए से होती है। उसमें कोहेसिव फोर्सेस का किरदार है, उसमें एडहेसिव फोर्सेस का किरदार है और उसमें टेंशन का अहम किरदार है। आप पॉइंट्स की सूरत में इसको मेंशन कर सकते हैं डेफिनेशन के साथ। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक, सवाल चैप्टर 9 ही से लिया गया है। पूछा गया है सोर्स और सिंक में फर्क वाज़ेह कीजिए। सवाल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाले टॉपिक से चैप्टर 9 से लिया गया है। सोर्स वो जगह जहां पर खुराक तैयार होती है, सिंक वो जगह जहां पर ट्रांसफर की जाती है। चूंकि फर्क पूछा गया है, आप हेडिंग देंगे, आप टेबल बनाएंगे, आप सोर्स और सिंक की हेडिंग के साथ डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल की हेडिंग के साथ आप इसकी एग्जाम्पल मेंशन करेंगे जो कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में चैप्टर 9 में हमने डिस्कस की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रूट हेयर्स, गिव देयर फंक्शन। रूट हेयर की तारीफ बयान कीजिए और उसके काम के बारे में बताइए। सवाल चैप्टर 9 के फर्स्ट पेज से लिया गया है। हम डिस्कस कर चुके हैं। रूट हेयर्स जड़ों के बारीक बालों को कहा जाता है। ये एपिडर्मल एक्सटेंशंस हैं, यानी एपिडर्मल सेल्स के बढ़े हुए हिस्से हैं और इनका किरदार क्या है? ये पौधे के लिए जमीन में दूर दूर तक फैल करके पानी और नमकियात और मादनियात को जज़ब करते हैं और पौधे को मुहैया करते हैं। आप यहाँ पर हेडिंग्स बनाएंगे, आप रूट हेयर और फंक्शन ऑफ रूट हेयर की हेडिंग के साथ इस सवाल का जवाब लिखेंगे। इसके बाद पहला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस का खत्म हो जाता है, दूसरा पार्ट शुरू होता है और दूसरे पार्ट का पहला सवाल आइए देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। सवाल पूछा गया है दो फिनोमेना से मुतल्लिक। सवाल लिया गया है चैप्टर 8 यानी न्यूट्रिशन से। हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन इन ह्यूमन के हवाले से। हमारे जिस्म में जब खुराक जाती है, पहले मरहले को इंजेशन, दूसरे को डाइजेशन, तीसरे को एब्जॉर्प्शन, चौथे को एसिमिलेशन और पांचवे को डेफिकेशन कहा जाता है। इन 5 स्टेप्स में से 2 से मुतल्लिक पूछा गया है। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में फर्क बयान कीजिए। आपने 2 पॉइंट्स बनाने हैं, आपने टेबल बनाना है, आपने फर्क को पॉइंट्स की सूरत में वाज़ेह करना है। आपने एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन की हेडिंग के साथ उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। एब्जॉर्प्शन में आप लिख सकते हैं खुराक हजम होने के बाद खून और लिम्फ में जज़ब होती है। एसिमिलेशन में आप लिख सकते हैं जिस्म का हिस्सा बनती है, जिस्म उससे तवानाई हासिल करता है, जिस्म उससे नशोनुमा में मदद लेता है। जबकि दूसरा पॉइंट आप बना सकते हैं लोकेशन का और एब्जॉर्प्शन में आप लिख सकते हैं ये ब्लड वेसल्स और लैक्टियल में होती है, जबकि एसिमिलेशन की बात की जाए तो ये हमारे जिस्म के सेल्स में होती है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या है? सवाल चैप्टर 8 से लिया गया है। पेरिस्टाल्सिस के बारे में हम डिस्कस कर चुके। जब हम खुराक निगल लेते हैं, निगलने के बाद हजम करते हैं, हजम करने के बाद जज़ब करते हैं, इस दौरान में खुराक की मूवमेंट होती है, नकलो हरकत होती है। वो ओरल कैविटी से मूव करती है, फेरेंक्स में जाती है, एसोफेगस में जाती है, स्टमक से होती हुई स्मॉल और स्मॉल से होती हुई लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करती है। जब ये एसोफेगस में मूव करती है तो एसोफेगस के जो मसल्स हैं, जब ये फेरेंक्स में मूव करती है तो फेरेंक्स के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। वेव लाइक मूवमेंट होती है जो कि पुश करती है ओरल कैविटी से आने वाली खुराक को नीचे की तरफ, स्टमक की तरफ, स्टमक से स्मॉल और स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। इसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इस सवाल के जवाब में आप डेफिनेशन और फंक्शन की हेडिंग दे सकते हैं। डेफिनेशन के साथ आप इसके इंट्रोडक्शन को बयान कर सकते हैं, फंक्शन के साथ आप लिख सकते हैं इसकी वजह से खुराक नीचे की तरफ इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्लाइवा, गिव इट्स फंक्शन। स्लाइवा क्या है, उसका काम बताइए। स्लाइवा के बारे में हम चैप्टर 8 में न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। स्लाइवा ये एक केमिकल है, स्लाइवरी ग्लैंड से खारिज होता है। इसमें अमाइलेज यानी स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये हमारी खुराक की इब्तदाई तौर पे पार्शियल डाइजेशन करता है। ये ओरल कैविटी में पाया जाता है। इस सवाल का जवाब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं स्लाइवा और फंक्शन ऑफ स्लाइवा की हेडिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। चैप्टर नंबर 8 स्टमक वाला टॉपिक है, सवाल वहां से लिया गया है। HCl का किरदार बताइए। हम पढ़ चुके हैं, वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं पंजाब कॉलेज के वेब पोर्टल के ऊपर, आप वहां से रहनुमाई ले सकते हैं। हम डिस्कस कर चुके HCl एक तेजाब है, हमारे मैदे में पाया जाता है, खुराक को हजम करने में मदद देता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इस सवाल का जवाब जब आप अटेम्प्ट करेंगे आप रोल ऑफ HCl की हेडिंग देंगे, पॉइंट्स की सूरत में इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एनलिस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड देयर रोल। प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं हम डिस्कस कर चुके चैप्टर नंबर 9 में।
टॉपिक था ब्लड वाला और ब्लड में हमने पढ़ा उसके दो पोर्शन हैं, एक लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा कहलाता है, दूसरा सेल और सेल लाइक बॉडीज हैं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, हम डिस्कस कर चुके, उसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, इसी तरह से उसमें फिब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। इन तीनों प्रोटीन्स के नाम लिखेंगे और इनका किरदार लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड। सवाल एक साइड बॉक्स से लिया गया है। ब्लड वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड में से प्लाज्मा को अलग किया जा सकता है, एक केमिकल ऐड किया जाता है जिसको एंटीकोएगुलेंट कहते हैं, उसको अच्छी तरह हिलाया जाता है, हिलाने के बाद प्लाज्मा अलग और सेल लाइक बॉडीज अलग हो जाती हैं। इसके बाद डिफाइन न्यूट्रोफिल, ये व्हाइट ब्लड सेल की एक किस्म है, चैप्टर 9 से सवाल लिया गया है, ब्लड वाला टॉपिक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाइट ब्लड सेल की 2 मेजर टाइप्स हैं, एक को ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, एक को एग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। उनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यहां पर पूछा गया है न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल और फंक्शन की हेडिंग के साथ इस सवाल का जवाब आप अटेम्प्ट करेंगे। न्यूट्रोफिल में आप लिख सकते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल की एक किस्म है जो कि ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। फंक्शन में आप लिख सकते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स को, छोटे छोटे जर्रात को फैगोसाइटोसिस के अमल के जरिए, सेलुलर ईटिंग के जरिए इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करने के नतीजे में, निगल लेने के नतीजे में जिस्म को उनसे महफूज बनाते हैं। आखिरी सवाल, 8वां सवाल क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज पस, हाउ इज इट फॉर्म्ड। पस किसको कहा जाता है, इसको उर्दू में पीप कहते हैं। सवाल पहला हिस्सा कहा किसे जाता है, दूसरा हिस्सा हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये बनती कैसे है। आप इसका जवाब यूं लिख सकते हैं, व्हाइट ब्लड सेल डाई इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग द जर्म्स, दीज डेड सेल्स एक्यूमुलेट एंड मेक द व्हाइट सब्सटेंस कॉल्ड पस सीन एट इन्फेक्शन साइट। क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनके 2 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके। तीसरा पार्ट आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा डिफरेंशिएट इन एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस। सवाल लिया गया है चैप्टर नंबर 8 में से, जो कि न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। हम पढ़ चुके हैं ओरल कैविटी से आगे वाले टॉपिक में कि जब खुराक की नाली अलग होती है, सांस की नाली अलग हो जाती है। सांस की नाली का पहला हिस्सा लेरिंक्स कहलाता है। लेरिंक्स के फ्लोर को ग्लोटिस कहा जाता है। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। चूंकि फर्क पूछा गया है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस में, आपने दोनों में फर्क को वाज़ेह करना है। ग्लोटिस इज द फ्लोर ऑफ लेरिंक्स, जबकि एपिग्लोटिस इज द लेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कवर द एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप। इस सवाल का जवाब आप यूं अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 2 हेडिंग दे सकते हैं टेबल की सूरत में, डेफिनेशन और फंक्शन। डेफिनेशन में आप दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे और फंक्शन में आप बताएंगे दोनों के फंक्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, वेयर इज इट सेक्रेटेड। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या है, ये कहां पे खारिज होता है। सवाल चैप्टर 8 से स्टमक वाले टॉपिक से लिया गया है। गैस्ट्रिक जूस दरअसल स्टमक में मौजूद होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर HCl पाया जाता है, इसके अंदर म्यूकस पाया जाता है, इसके अंदर पेप्सिनोजन पाया जाता है। आप इसकी कंपोजिशन को राइट डाउन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सिक्रीशंस एडिड इन ड्यूडेनम। हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन वाले टॉपिक को और वहां पे हमने डिस्कस किया कि ड्यूडेनम के अंदर जब खुराक आती है, यहाँ पर 3 कीमियाई मादे उसमें शामिल हो जाते हैं, उसको हजम करने में मदद देते हैं। एक को बाइल कहते हैं, एक को पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं और एक को इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। बाइल एक साल्ट है, चिकनाई के हजम करने में मदद देता है। इसी तरह से पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से आने वाला केमिकल है। इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन की दीवारों से रिलीज होने वाला केमिकल है। इन केमिकल्स के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, अमाइलेज और लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ये सब मिलकर आने वाली खुराक को, उसके मुख्तलिफ अज्जा को हजम करने में मदद देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। सादा सा सवाल है, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स के नाम बताने हैं। हम पढ़ चुके सीकम, कोलोन और रेक्टम। आप पॉइंट्स की सूरत में इनको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। सवाल हार्ट वाले टॉपिक से चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है। हम ये डिस्कस कर चुके, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल्व है, इसी तरह लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वॉल्व है, जिसको हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। चूंकि फर्क पूछा गया है, आपने टेबल बनाना है, आपने पॉइंट्स की सूरत में डिफरेंस को वाज़ेह करना है। आप डेफिनेशन और फंक्शन का पॉइंट लिख सकते हैं। डेफिनेशन में आप दोनों का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं।
फंक्शन में आप बता सकते हैं ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, खून को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस जाने में रोकने में इनका अहम किरदार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड। सवाल इसी टॉपिक से लिया गया है, हार्ट वाला टॉपिक में हमने पढ़ा था। पेरिकार्डियम ये दिल की हिफाजती झिल्ली है, इसी तरह से दिल की जो दीवार है और दिल के जो चैम्बर्स हैं उन दोनों के दरमियान में एक लिक्विड मौजूद होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। दोनों के बारे में आपने हेडिंग्स के साथ लिखना है। आपने पेरिकार्डियम की हेडिंग के साथ उसके बारे में लिखना है, पेरिकार्डियल फ्लूइड की हेडिंग के साथ आपने उसके बारे में लिखना है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन कार्डियक साइकिल एंड हार्ट बीट। कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन और हार्ट बीट की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं। इंसानी दिल की धड़कन, इसके बारे में पूछा गया है। दिल का सिकुड़ना और फैलना कार्डियक साइकिल कहलाता है और एक दफा सिकुड़ना और फैलना ये एक हार्ट बीट कहलाता है। आप कार्डियक साइकिल में लिख सकते हैं अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन मेक अप द कार्डियक साइकिल, और वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल को वन हार्ट बीट कहते हैं। इसके बाद व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस। सवाल हार्ट वाले टॉपिक से चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है और हम ये पढ़ चुके हैं दिल का दौरा जब पड़ता है उसकी खतरनाक इलामत आपकी चेस्ट में दर्द का होना है, इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। बाज़ औक़ात दिल के दौरे से पहले कोई इलामत जाहिर नहीं होती, उसको साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस से मुतल्लिक पूछा गया है। आपने सिर्फ इसके मुतल्लिक बताना है, ये सिम्टम है, मेजर सिम्टम है हार्ट अटैक की, और इसमें दर्द होता है चेस्ट में, बाएं तरफ से शुरू होता है और दाएं तरफ को मुंतकिल होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचकर शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा पोर्शन जो कि सब्जेक्टिव टाइप का है वो लॉन्ग क्वेश्चंस वाला है। आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं बोर्ड पैटर्न के मुताबिक और आपने कोई से 2 सवालात को हल करना होता है। आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला सवाल और उसका पहला पार्ट, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। सवाल चैप्टर 8 से लिया गया है। वाटर और डाइटरी फाइबर दोनों के इफेक्ट यानी असरात से मुतल्लिक वजाहत कीजिए। आपने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं, हेडिंग्स बनानी है, मार्कर का इस्तेमाल करना है और इस सवाल का जवाब लिखना है। अब हेडिंग बनाएंगे वाटर की, उसके रोल की, उसके सोर्सेस की, इसी तरह से डेफिशिएंसी सिम्टम की। अब हेडिंग बनाएंगे डाइटरी फाइबर की, इसके रोल की, इसके सोर्सेस की, इसकी टाइप्स की, सोलेबल और इनसोलेबल होते हैं, और इसी तरह आप डेफिशिएंसी सिम्टम की हेडिंग के साथ इसकी कमी से पैदा होने वाली इलामात के बारे में लिखेंगे। इसके बाद इस सवाल का जो दूसरा पार्ट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने पर असरअंदाज होते हैं। इस सवाल का जवाब जब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे प्रॉपर हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करेंगे। आप मुख्तलिफ हेडिंग्स बना सकते हैं। आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की हेडिंग बना सकते हैं, आप फैक्टर्स अफेक्टिंग की हेडिंग बना सकते हैं, आप पोटाशियम आयन की हेडिंग बना सकते हैं, आप डे टाइम और नाइट टाइम की हेडिंग बना सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 में भी, कि जब दिन के वक्त रोशनी होती है उसके नतीजे के अंदर पोटाशियम आयन गार्ड सेल्स में आते हैं। पोटाशियम आयन के साथ पानी के मॉलिक्यूल गार्ड सेल में आते हैं, गार्ड सेल फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, नतीजे के तौर पे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जो फोटोसिंथेसिस होती है ग्लूकोज की मिकदार बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि रात का वक्त आ जाता है, शाम का वक्त आ जाता है, नतीजे के तौर पर फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। जब पानी अंदर से बाहर आ जाता है ग्लूकोज की मिकदार के कम होने की वजह से, फोटोसिंथेसिस के खत्म होने की वजह से, तो स्टोमेटा के गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में भी और चैप्टर नंबर 8 में भी। इस सवाल को आप लोगों ने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करना है। आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। सवाल पूछा गया है एक अहम टॉपिक के हवाले से जो कि चैप्टर 9 से लिया गया है। हम पढ़ चुके हैं पौधों के अंदर खुराक की नकलो हरकत के हवाले से प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के बारे में। इस टॉपिक से मुतल्लिक डिटेल लेक्चर मौजूद है वेब पोर्टल पे, आप वहां से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं
पौधों के अंदर खुराक की नकलो हरकत फ्लोएम के जरिए होती है और इसको समझाने के लिए एक थ्योरी इस्तेमाल होती है जिसको प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म कहा जाता है। इसके मुताबिक हमने ये पढ़ा कि पौधे के अंदर जब खुराक तैयार होती है ग्लूकोज की सूरत में, इस्तेमाल होने के बाद सुक्रोज में तब्दील हो जाती है। जिन हिस्सों में तैयार होती है उन्हें सोर्स कहते हैं और इस्तेमाल होने के बाद इजाफी खुराक सुक्रोज की सूरत में फ्लोएम में आ जाती है। जो ही खुराक फ्लोएम में आती है तो जाइलम से पानी भी फ्लोएम में आ जाता है। वो पानी खुराक के साथ मिक्स हो जाता है, सुक्रोज का सोल्यूशन बना देता है और वो पानी अपने साथ बहाता हुआ सुक्रोज को सिंक की तरफ ले जाता है। ये डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए आप मुख्तलिफ हेडिंग्स बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, सोर्स, सिंक, एग्जाम्पल, स्टोरेज ऑर्गन एज सोर्स एंड सिंक, एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स एट अ सोर्स एट अ सिंक। इसी तरह से आपने इसमें डायग्राम लाजमी बनानी है और सवाल के दरमियान में डायग्राम की हेडिंग के साथ आपने इसकी लेबल डायग्राम को ड्रॉ करना है। इस सवाल का दूसरा पार्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेरेंक्स एंड एसोफेगस। सवाल चैप्टर 8 से लिया गया है। आपकी खुराक की नाली के दो मुख्तलिफ हिस्से हैं जिन्हें फेरेंक्स और एसोफेगस कहा जाता है। दोनों का किरदार वाज़ेह कीजिए, फेरेंक्स के बारे में और एसोफेगस के बारे में। इसका जवाब आप इन हेडिंग्स के साथ लिख सकते हैं। स्वेलोइंग ऑफ फूड, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे रोल ऑफ फेरेंक्स। उसके अंदर क्या होता है? स्वेलोइंग ऑफ फूड, खुराक को निगला जाता है। इसी तरह आप लिख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड पार्टिकल्स टू एंटर इनटू ट्रैकिया। इसमें आप एपिग्लोटस के किरदार को लिख सकते हैं। इसी तरह रोल ऑफ एसोफेगस की हेडिंग में आप पेरिस्टाल्सिस लिख सकते हैं, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और आपने इस सवाल में भी, चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, डायग्राम बनानी है और लेबल करना है। इसके बाद आखिरी सवाल और उसका पहला पार्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट रोल्स ऑफ लिवर। लिवर जो कि हमारे जिस्म का एक अहम ऑर्गन है, ये ग्लैंड है जो हमारे जिस्म में पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसके मुख्तलिफ कामों के बारे में बताइए। हम चैप्टर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। लिवर बड़े अहम काम सर अंजाम देता है। ये खुराक को हजम करने में मदद देता है, खास तौर पे चिकनाई के मॉलिक्यूल्स को हजम करने में मदद देता है। ये डीएमिनेशन में मदद देता है, एमल्सिफिकेशन में मदद देता है, पुराने रेड ब्लड सेल को ख़त्म करता है। इसी तरह से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करने में किरदार अदा करता है। इसके जितने भी फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं, इनको आप पॉइंट्स की सूरत में हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, तभी आप मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इस सवाल का जो दूसरा पार्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, गिव इट्स कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। आपकी टेक्स्ट बुक का आखिरी टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हम पढ़ चुके हैं हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। आपने डिटेल में लिखना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, आपने सिम्टम्स लिखनी है, आपने हार्ट अटैक के बारे में उसके इलाज से मुतल्लिक लिखना है, आपने एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी के बारे में लिखना है, आपने एंजाइना पेक्टोरस के बारे में लिखना है, आपने साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में लिखना है। इस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए जब आप इसका जवाब लिखेंगे तो आपने मुख्तलिफ हेडिंग्स देनी है और आप इस तरतीब से हेडिंग दे सकते हैं: डेफिनेशन, कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। और यहाँ पे आप फर्दर हेडिंग्स भी दे सकते हैं। एडिशनल आप लिख सकते हैं एंजाइना पेक्टोरस के बारे में, आप लिख सकते हैं साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टेस्ट था जो कि चैप्टर नंबर 8 और 9 से रेलेवेंट था, 9th क्लास बायोलॉजी, और टेस्ट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपनी गलतियों को ठीक कर लिया होगा, जहां पर वीकनेस थी उसको आपने अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील कर लिया होगा। टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, इम्तिहानात में इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।